देखो लोग, दोबारा से एक बार देख लेते हैं लोग। कुछ कुछ हैं ऐसे ऐसे यौगिक जो इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग तीन का एग्जाम्पल फिर से देख लेते हैं। हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे कुल मिला के तीन चीज़ का कैसे कैसे बनेगा। ऑक्सीजन का, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का, और नाइट्रोजन गैस का। ये सूत्र होता है। कार्बन का होता है, बाकी एक कार्बन होता है, तो कार्बन अपने आप में रहता है। जो तुम रिसू करी थी ना, C2 जैसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, जिसमें सिर्फ कार्बन के दो परमाणु आपस में मिलकर अणु बना लें, ऐसा कुछ नहीं होता है। धीरे धीरे पता चलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि हमको बहुत सारे तत्वों के नाम पता है, परमाणुओं के नाम पता है, तो कुछ भी बनाने के लिए किसी का कुछ भी नंबर ले लेंगे और मिला करके लिख देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है हम लोगों को, ठीक है ना। हम लोग को चीज़ों को समझनी है कि क्या क्या चीज़ों से कौन कौन से यौगिक बनते हैं, किन किन परमाणुओं के सहयोग से कौन कौन से अणु बनते हैं, कौन सा परमाणु कितनी कितनी मात्रा में रहता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम लोग को ध्यान से समझना होगा, कैसे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि हमें कोई भी तत्व दिया गया है, कोई भी परमाणु है, उसका कितनी भी मात्रा लिए और कोई अणु बना दिए। नहीं, ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो उस चीज को हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। हाँ, N2 होता है। नाइट्रोजन के दो अणु होते हैं आपस में। ठीक है ना, उससे नाइट्रोजन का एक, दो परमाणु होते हैं नाइट्रोजन के, वो मिलके नाइट्रोजन गैस का एक अणु बनाते हैं। तो उस चीज को देखेंगे लोग कि उसमें वो कैसे बना हुआ है। तो इन तीनों का एग्जाम्पल देख लेते हैं। नॉर्मल है। अंतर ये है, हम लोग को ध्यान देना है। कुछ नहीं समझ में आएगा तो उसको पूछना भी है। हमने पहले जितने भी बंधन देखे थे तो सब आयनिक बंधन थे। उसमें क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स सीधे सीधे ट्रांसफर हो जा रहे थे। एक लेना चाह रहा था और एक देना चाह रहा था, तो कोई दिक्कत होता ही नहीं था। एक तत्व है वो अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, जैसे कि सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया। ये सब धातु होते हैं और धातु अपने इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए तैयार रहते हैं। उसके बाद कुछ गैसेज होते हैं जो हमने देखा था लास्ट क्लास में, जो अंतिम कॉलम में रहते थे। क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन। ये ऐसे होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन किसी न किसी से चाहिए होता है। और ये सब की अगर प्राकृतिक अवस्था बोली जाए तो ये गैस की अवस्था में रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज को भी हम लोग ध्यान पे रख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हमने कैसे ऑक्सीजन का बनाया था। फिर उसी से आगे बढ़ेंगे, नाइट्रोजन का देखेंगे और लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड का देख लेंगे। तो तीनों का एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ऑक्सीजन का दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं लोग। ऑक्सीजन में क्या था, हमने देखा था कि जो ऑक्सीजन था उसमें जो चीज हमारे पास दिया गया था, एक ऑक्सीजन में कितना उसका परमाणु संख्या होता है ऑक्सीजन का, 8 होता है। एक ऑक्सीजन जो है उसका परमाणु संख्या 8 होता है। तो जब उसका परमाणु संख्या 8 होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे, 8 ही रहेंगे। इलेक्ट्रॉन्स भी 8 ही रहेंगे, ये भी क्लियर है। अब उन्हीं 8 इलेक्ट्रॉन को हमको सजाना है। हम चाहे जैसे उसको सजा पाए, वही हम लोगों को देखना है। तो ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 8 होते हैं, और इसमें अगर 8 परमाणु संख्या है तो इलेक्ट्रॉन भी इसमें 8 रहेगा और प्रोटॉन भी 8 रहेगा। तो प्रोटॉन का तो कोई दिक्कत है नहीं, ये तो नाभिक में रहता है। बाकी मतलब किससे है अपने को, इलेक्ट्रॉन से है। अब इलेक्ट्रॉन 8 है तो इसका हम लोग देखेंगे K L M। तो K कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि L में कई इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन का। अगर इसको और 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है कहीं से, तो कुल ये क्या कर लेगा, 10 हो जाएगा इसमें, स्थिर हो जाएगा। और किसके जैसा बन के स्थिर हो जाएगा, नियोन के जैसा, नियोन के जैसा। ठीक है, नियोन के जैसा इसका बन जाएगा, क्योंकि अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो इसका कन्फिग्रेशन बनेगा 2 8। और 2 8 मतलब कि कुल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। और 10 इलेक्ट्रॉन किस में रहता है, नियोन में। ठीक है, तो ये नियोन के जैसा बन जाएगा। तो हमारे पास पहले से 2 ऑक्सीजन दिया गया है। एक ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर भी है। हमको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके किस कक्षा में है,
के में है ना। इसका भी बना देते हैं इधर में। तो यहाँ पे अंदर में तो 8 प्रोटॉन तो है ही नहीं इसमें। उसका कोई दिक्कत नहीं है, हमको देखना है इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का अगर देखना है तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो अंदर में इसके के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी और इसमें भी, है ना। वो तो 2 अपना रहेगा ही। बाकी बचा 6 इलेक्ट्रॉन किसका। बाकी जो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है एल का, तो एल में 6 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6, बराबर बराबर रहेगा, लेकिन चलो ठीक है 6। इसका इधर वाला 6 इलेक्ट्रॉन इधर भी रहेगा, रहेगा ना। 1 2 3 4 5 6, ऐसा ही होगा ना। अब इन लोग को आपस में बंधन बनाना है। तो समस्या ये है, ठीक है, कि अब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएगा कहाँ। ये भी क्या बोल रहा है, ये ऑक्सीजन मान लेते हैं कि ये ए ऑक्सीजन है, ये बी है। तो ये भी क्या बोल रहा है कि हमको क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और बी भी क्या बोल रहा है कि हमको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन इन लोग के पास कौन देगा, कोई एक्स्ट्रा तो देने के लिए है नहीं, नहीं है ना। कोई एक्स्ट्रा देने के लिए नहीं है। तो ये लोग क्या कहता है कि चलो हम लोग आपस में सहसंयोजी बंधन बनाएंगे। सहसंयोजी का मतलब ही सब समझ जाओ लोग क्लियरली। सहसंयोजी, सह मतलब क्या होता है, साथ में। और संयोजन मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो साथ में मिल के, साथ में जुड़ के अपना 8 8 कंप्लीट करने का कोशिश करेगा लोग। तो क्या करेगा लोग इसके लिए बीच में ये लोग बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। बॉन्ड कैसे बनता है, तो ये ए क्या करेगा कि ए अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा इधर, ठीक है। बी भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा इधर, दे देगा ना। यानी कि वास्तव में अगर देखा जाएगा तो क्या होगा, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन इसका कम हो जाएगा ना, अंदर से इधर से कभी 2 कम हो जाएगा ना। तो दोनों में से एक एक कम कर दिए और यहाँ पे 2 ऐसे बॉन्ड बनाए हैं। ये दोनों बॉन्ड क्या बता रहा है कि यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है। इधर वाला जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये किसका है, इधर से आया है। इधर वाला 2 इलेक्ट्रॉन इधर से आया है ना। लेकिन कुल मिला के 2 यहाँ पे क्या बना है, बॉन्ड बना हुआ है। एक इसको बॉन्ड बोला गया, एक इसको बॉन्ड बोला गया। कैसा बॉन्ड बनाइए, डबल बॉन्ड, ठीक है। प्रदर्शित सिंपल ऐसे करते हैं लोग, ये स्ट्रक्चर हो गया है। प्रदर्शित ऐसे करेंगे, ये 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे, है ना। इसको ऐसे दिखा देंगे, 2 लाइन से सिंपल। ऑक्सीजन बीच में 2 लाइन दिखा दिए हैं। आयंस में कैसे दिखाते हैं लोग, जैसे कि हम लोग NaCl पढ़े थे। ध्यान देना, जो हम लोग NaCl पढ़े थे तो इसमें क्या था, Na+ था, Cl- था ना। तो इसको बॉन्ड ऐसे दिखाया जाता है कि Na ने क्या किया है, अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया है, Cl को। तो इसमें ऐसे तीर ये बता रहा है कि Na से इलेक्ट्रॉन निकल के Cl में गया हुआ है। इसीलिए जब इस तीर हटता है तो एक पे प्लस होता है, एक पे क्या होता है, माइनस। नहीं, वो प्रतिपल तीर वो उसके लिए हो गया, ये मैं यहाँ पे बॉन्ड में दिखा रहा हूँ, ठीक है। जनरली आयनिक वाला में तो बॉन्ड दिखाया भी नहीं जाता है। इसमें सिर्फ क्या होता है, बस ऐसे ही ये रहता है कि बस प्लस है और माइनस है। मेनली बॉन्ड का प्रयोग किस में होता है, इसी में होता है, ऑक्सीजन वाला में, ठीक है। तीर का नहीं, ऐसे नहीं रहता है, पहले माइनस वाला नहीं रहता है, स्टैंडर्ड से ही है कि वैसे उसको बनाया गया है। कोई कारण नहीं है, बस वैसे ही वो चल रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो ये हो गया अपने यहाँ पे ऑक्सीजन का। अब कोई पूछेगा कि अब ये वास्तव में ये ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, कुल मिला के। कुल मिला के तो 6 गो हो गया ना। 2 गो के कक्षा का और 4 गो एल कक्षा का, क्योंकि एल में से पहले 6 गो था, उसमें से 2 गो अपना बॉन्ड में दे दिया है। तो कुल मिला के अब इसके पास वास्तव में सिर्फ कितना बचा हुआ है, 6। इधर में भी कुल मिला के कितना बचा हुआ है, 6। लेकिन अगर हम लोग ये बोले
कि पूरा कंप्लीट अब कर देते हैं जोड़ जोड़ के कि अब क्या ये नियॉन के जैसा दिख रहा है, तो हाँ, इस बॉन्ड में कुल कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया है? 4। तो ये क्या सोच रहा है, इधर वाला सोच रहा है कि 6 मेरा अपने पास ही है और 4 बॉन्ड में है, तो 10 किसके जैसा हो गया? ए भी नियॉन के जैसा। उसी प्रकार से इधर से बी भी सोच रहा है, 6 तो मेरा अपने पास ही है और मैंने अपना 2 जो इसको दिया था बीच में बॉन्ड में, और इधर से उसका भी 2 आया था, तो उसका कुल 4 अपने को भी गिन रहा है। तो ये जो बीच में ये 4 आया हुआ है, इसको दोनों अपने अपने तरफ काउंट कर रहे हैं, है ना? बात समझ में आया ना? इसमें कोई डाउट? एक सिंपल एग्जांपल भी देख लेते हैं लोग इसी में, एकदम आसान सा। H2 हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? एक। तो इलेक्ट्रॉन भी इसके पास कितना रहेगा? एक। तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं यहाँ पे ये हो गया, इसका एस, एस के में ही रहेगा, है ना? न्यूट्रॉन इसमें इसका परमाणु द्रव्यमान पे निर्भर करेगा न्यूट्रॉन के लिए, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? एक। तो अगर एक है तो कोई इसमें नहीं होगा न्यूट्रॉन, है ना? लेकिन हम लोगों ने देखा था कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, याद है क्या? हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम। आइसोटोप का मतलब क्या होता है? समस्थानिक। पढ़े होगे लोग, समस्थानिक किसको बोलते हैं? हाँ, परमाणु संख्या समान रहेगा, द्रव्यमान अलग अलग हो जाएगा। तो परमाणु संख्या सेम होने का मतलब क्या हो गया कि प्रोटॉन सेम सेम संख्या में रहेगा। तो हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम, ट्यूट्रियम, ये तीनों हाइड्रोजन के ही आइसोटोप होते हैं। इन तीनों का परमाणु संख्या तो एक रहता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग रहता है। तो देखो, ऊपर वाला परमाणु संख्या था, नीचे वाला द्रव्यमान संख्या, तो अब न्यूट्रॉन का संख्या इसमें 0, इसमें 1 और इसमें 2। ठीक है? जो पानी बोला जाता है ना भारी जल, भारी जल में कौन सा रहता है? नॉर्मल जो पानी होता है उसमें H2 रहता है, D2 रहता है भारी जल में। हाइड्रोजन का ही रहता है लेकिन D रहता है, उसमें एक एक्स्ट्रा नाइट्रोजन ये रहता है, न्यूट्रॉन। क्या? बता देते हैं। ये है 3 को जो लिखा हुआ है यहाँ पे, HDT, हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम इसको बोला जाता है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या यहाँ पे लिख रहा हूँ, परमाणु संख्या, और यहाँ पे लिख रहा हूँ द्रव्यमान संख्या। ऊपर में परमाणु संख्या है, नीचे में क्या है? द्रव्यमान संख्या। तो परमाणु संख्या सबका एक रहेगा, क्योंकि सबका सब क्या है? हाइड्रोजन ही है, आइसोटोप है, समस्थानिक। अंतर किस में रहेगा? द्रव्यमान संख्या में। इसका द्रव्यमान संख्या 1 है तो इसका 2 है तो इसका 3 है। तो ये बताओ इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होगा तीनों में? एक 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 होगा ना? लेकिन न्यूट्रॉन का संख्या कितना होगा पहला में? इसमें 0 होगा, 1 होगा, इसमें 2 होगा, होगा ना? बस यही होता है। समझ में आया? ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे हाइड्रोजन का किया कि एक ये हमने किया यहाँ पे, तो ऐसे ही क्या हो जाएगा इसका? एक और हाइड्रोजन का बन जाएगा ना, 2 गो। अब यहाँ पे भी इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों। और हाइड्रोजन चाहेगा क्या, किसके जैसा बनना चाहेगा? हीलियम जैसा, है ना? हीलियम के जैसा बनना चाहेगा, तो ये क्या करता है, बोलता है कि चलो भाई मैं अपना इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, ये भी कहेगा कि मैं भी अपना इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ। दोनों अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ला देता है लोग? बीच में, बॉन्ड में। एक इसका बॉन्ड बन जाता है, समझ में आया ना? तो इसलिए हाइड्रोजन का ऐसे दिखाते हैं लोग, H, यही होता है H2। समझ में आया क्या? H सिंगल बॉन्ड रहेगा, है ना? बात समझ में आई? ठीक है। एक नाइट्रोजन का देख लेते हैं लोग, कार्बन डाइऑक्साइड को भी छोड़ देंगे लोग, बाद में देखा जाएगा। नाइट्रोजन देखते हैं लोग। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है?
सात होता है। सात होता है तो इसमें प्रोटॉन भी सात और इलेक्ट्रॉन भी कितना? सात। न्यूट्रॉन कितना? कुछ भी रहे, 14 रहता है, सात रहेगा। ठीक है, तो उससे मतलब तो है नहीं। तो अब के में कितना, दो और एल में कितना? पांच। तो अब इसको कितना चाहिए होगा? तीन चाहिए होगा। किसी भी प्रकार से इसको तीन चाहिए होगा ना। तो अब देखो इसको तीन कैसे मिलेगा। तीन के लिए क्या करेगा? नाइट्रोजन है, इसके पास के में कितना है? दो गो। और एल में कई गो है पहले से? पांच गो है ना। बताओ। ऐसा ही है स्ट्रक्चर, इससे कुछ अलग नहीं है ना। इससे कुछ अलग है क्या? नहीं है। सिंपल सा चीज है, ऐसा ही है नाइट्रोजन। अब बताओ लोग, ये बॉन्ड बनाने के लिए क्या करेगा, इसके पास क्या उपाय है? इसको आठ पूरा करना है ना, तीन इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। क्या करेगा? एक ही कैसे चाहिए? बाहरी कक्षा में कितनी इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए? आठ। आठ होनी चाहिए, और पहले से कितनी है एक नाइट्रोजन के पास? हाँ, पहले से पांच है बाह्यतम कक्षा में, और तीन चाहिए तो आठ होगा। तो ये क्या करेगा? एक ही उपाय है। क्या करेगा? तीन कहीं बाहर से तो इसको मिलना नहीं है, सीधे सहसंयोजी बंध बनाएगा। इधर वाला बोला कि चलो भाई मैं भी अपना तीन इलेक्ट्रॉन लेके आता हूं, इधर वाला बोलेगा कि मैं भी अपना तीन इलेक्ट्रॉन लेके आता हूं, और ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, लोग बना लेंगे ना। अब देखो, इधर वाला नाइट्रोजन के पास भी बाह्यतम कक्षा में कितना हो गया, दो तो अपना अंदर रखा हुआ है, और बाहर इसको कितना दिख रहा है, छह। छह दो आठ। वैसे ही दूसरा वाला तरफ के लिए भी दो तो अपना बाह्यतम कक्षा में अंदर रखा ही हुआ है एल में अभी भी, और बॉन्ड में कितना कर लिया, छह आठ हो गया, है ना। तो इसलिए नाइट्रोजन का ऐसे बनता है, तीन बॉन्ड बनता है। दो गो नाइट्रोजन रहेगा और आपस में कई गो बॉन्ड रहेगा? तीन गो। इसमें कोई डाउट है तो बताओ लोग। नहीं, दूसरा तत्व के साथ भी रिएक्शन करेगा, ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के साथ ही रहेगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि नाइट्रोजन सिर्फ नाइट्रोजन के साथ ही N2 करके ऐसे बनाएगा तीन तीन, और भी चीजों के साथ बना सकता है। वो एग्जाम्पल अभी नहीं, बाद में वो सब दिखाएंगे, लोग पढ़ेंगे तो, ठीक है ना। हाँ, वो आएगा तब। अभी फिर ये ज्यादा लोड हो जाएगा, अभी इतना ही समझो कि दो नाइट्रोजन जो आम हम लोग को बाहर गैस दिखता है वो ऐसा रहता है, ऑक्सीजन जो हम लोग को दिखता है ऐसे रहता है, हाइड्रोजन ऐसे रहता है, ऑक्सीजन ऐसे रहता है, इतना काफी है। कार्बन डाइऑक्साइड देख सकते हैं लोग, लेकिन अभी उसको छोड़ देते हैं लोग, आगे अभी देखा जाएगा तब जाकर कार्बन डाइऑक्साइड को देखा जाएगा, है ना। तो इसको अभी इतना, ये जो दो तीन देखे लोग ना, इतना आपको ध्यान रखना है, इसमें क्लियर है ना। ठीक है। यहाँ इसमें कोई डाउट नहीं है ना। हाँ बोलो, कुछ बोल रही है क्या रीशु? O2 इसलिए लग रहा है, कहाँ गया O2? यहाँ पे है अपना O2। ऑक्सीजन O2 नियॉन के जैसा नहीं बनता है, क्या चीज नियॉन के जैसा बनता है, एक एक ऑक्सीजन। जो O2 में दो ऑक्सीजन है ना, O2 एक अणु है ऑक्सीजन का, जो कि ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, दो गो। इसी से ऑक्सीजन का एक अणु बना हुआ है। तो ये आपस में मिल ही इसलिए रहे हैं क्योंकि प्रत्येक को क्या लगने लगे कि हम किसके जैसा हो गए हैं, नियॉन के जैसा। तो पहले इनके पास आठ इलेक्ट्रॉन था, तो दो और छह था ना, यहाँ पे दिख रहा है ना। पहले जब इनके पास
सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन था, 2 6 था। अब इनके पास कुल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया है बंधन के बाद? 10। ठीक है। 6 तो अपना पहले अंदर में रखे हुए हैं, बाहर में से 4 कर लिए। ठीक है, दो 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 देखे तो 10 हो गया। तब 10 किसके जैसा हो जाता है? नियॉन के जैसा। बात समझ में आया? नाइट्रोजन भी किसके जैसा बन गया है बताओ? ऑक्सीजन के जैसा बन गया नाइट्रोजन। नियॉन के जैसा हो गया, इसमें भी तो 10 हो गया ना। अंदर 2, के में अभी भी 2, और बाह्यतम कक्षा में 8 हो गया है। बाह्यतम कक्षा में 8 करने का मतलब क्या हुआ? कि 2 गो जो है अपना बाह्यतम कक्षा में है, और बाकी यहाँ पे बॉन्ड में भी है ना। तो कुल मिला के 10 हो गया। तो 8 और 2 10। 10 किसके जैसा हो गया? नियॉन के जैसा। तो ये 3 बॉन्ड इसीलिए बना रहा है ना। बात समझ आ रही है? हैं? हाँ। तो ये ऐसे बनता है, ये ठीक है। तो जब हम लोग को यहाँ तक चीजें समझ में आ गई है, तो हम लोगों ने काफी इसको रिवाइज कर लिया, जितना हम लोगों को रिवाइज करना था। ठीक है ना। जो भी 9th क्लास की चीजें थी, जितना हम लोग को रिवाइज करना था उतना कर लिए। और ये जो सहसंयोजी बंधन के बारे में डिटेल में पढ़े, ये शायद इतना नहीं ही था। इसको हम लोगों ने और थोड़ा सा डिटेल्स में देख लिया कि सहसंयोजी बंधन कैसे बनते हैं। आपस में मिल के रहना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये समझने में मुश्किल हो रहा है। ठीक है ना। ये वाला चीज़ें आसान थी कि भाई एक ले रहा है और एक दे रहा है, आयनिक बंधन है। तो उसमें कोई लफड़ा नहीं रहता है भाई, कि जो इसका जो इलेक्ट्रॉन है अपना ले लो, मेरे को छोड़ना है मैंने छोड़ दिया, जिसको रखना है वो अपना रख लो। लेकिन सहसंयोजी थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपस में मिल के रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो ये पूरा हम लोग पढ़ेंगे ना, एक चैप्टर ही है उसमें, ये पूरा यही सब होने वाला है। और उस समय हम लोग देखेंगे लोग कि ये कैसे आपस में मिल के रह रहे हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है एक दूसरे के साथ। तो सब चीज़ हम लोग देखा जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। तो अब हम लोग को आगे बढ़ते हैं लोग, और ध्यान से पढ़ना है इस चीज़ को, क्योंकि अब अपना जो है 10वां का टॉपिक शुरू होगा। जो हम लोग पहले से जो 9th क्लास का केमिस्ट्री पढ़े हैं लोग, उसी के बेसिस पे ही करते हुए काम आगे बढ़ेगा। तो अब जो अपने पास चीजें हैं वो है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ना। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। तो देखो, होता क्या है, सिंपल सा थोड़ा सा इसमें अगर ओवरव्यू हम लोग देख लें कि क्या चीजें हैं ये। तो अपने पास पदार्थ होते हैं। हमने 9th क्लास के पहला चैप्टर में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? पदार्थ, है ना। और जब पदार्थ होते हैं तो पदार्थ के गुण भी होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। पदार्थ के गुण बहुत तरीके के होते हैं। कुछ उनके, हाँ रिकॉर्ड तो हो ही रहा है। तो जो पदार्थ के गुण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक गुण जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? रासायनिक गुण। और एक को क्या क्या बोल सकते हैं? भौतिक गुण। ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने, ये होता है कि भाई वो लिक्विड है कि गैस है कि ठोस है, ये पदार्थ के कौन से गुण है, रासायनिक की भौतिक? भौतिक गुण है। ठीक है। तो एक होता है इसका भौतिक गुण, और एक होता है इसका रासायनिक गुण। तो जो अवस्था थी पदार्थ की, जो हमने अवस्थाएं पढ़ा था, वो अवस्थाएं किसके अंतर्गत में आ जाएंगी? भौतिक गुण में, है ना। कि कौन सी अवस्था है उसकी। और क्या पर बता सकते हैं जो भौतिक होता है? और हम लोग बोल सकते हैं कि उसका वजन होता है ना। ये सब हम लोग पढ़ रहे थे। उसका वजन हो गया, उसका घनत्व हो गया कि उसका घनत्व कितना है। ये सब उसके भौतिक गुण ही होते हैं, जो कि हम लोगों ने देखा था। इसके बाद हमने अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? उसका अपवर्तनांक। पदार्थ का ही तो गुण था ना अपवर्तनांक, जिसको प्रकाशिक घनत्व बोलते थे। तो वो भी क्या हो गया? इसका सब भौतिक गुण है। समझ में आया ना। अब कुछ गुण जो होते हैं रासायनिक होते हैं। अब बताओ रासायनिक गुण क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए। जैसे कि रंग में परिवर्तन हो गया। ठीक है। रंग में परिवर्तन क्या होगा? रासायनिक गुण। इसके बाद
तापमान में परिवर्तन हो गया। ये सब कैसे गुण हो जाएंगे? रासायनिक गुण। अवस्था, हाँ, अवस्था में परिवर्तन को तो भौतिक परिवर्तन भी हम लोग बोलते हैं कि पानी को गर्म किए हैं और वो चेंज हो गया, तो उसको हम लोग अवस्था परिवर्तन को अक्सर रासायनिक परिवर्तन नहीं बोला जाता है। रासायनिक परिवर्तन में ऐसा चीज होता है, इस प्रकार से अभिक्रिया होती है कि पूरा क्या बदल जाता है, अणु बदल जाते हैं। क्या बदल जाते हैं? अणु। जैसे कि अब जल जल रहेगा ही नहीं। रासायनिक जब परिवर्तन होता है तो पूरा अणु बदल जाता है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, ध्यान से समझना है कि पानी था, हमारे पास बर्फ था, पानी मतलब कि बर्फ था, ठीक है, आइस। हमारे पास पहले से क्या था? आइस। आइस को हमने क्या किया? हीट किया। क्या किया? हीट किया। तो हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा? आइस द्रव बन जाएगा, वाटर। तो मेरे को ये बताओ कि क्या अब ये पानी पानी नहीं रहा, कि अभी भी पानी है? पानी ही है। इसका बहुत ज्यादा गुण में बदलाव नहीं आया है ना? नहीं आया है, ठीक है। नॉर्मल सा चीज है अभी भी, जो इसका एकदम आंतरिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं आया है। हाँ, बाहर अगर एकदम कोई पदार्थ बदल जाए और उसके वजह से अवस्था बदल जाए, तब हम उसको कौन सा परिवर्तन बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन। लेकिन क्या इसमें पदार्थ बदला है कि अभी भी पदार्थ वही है, सेम टू सेम? वही है। क्यों वही है हम लोग बोल रहे हैं? क्योंकि दोनों का सूत्र देखेंगे तो बर्फ का भी सूत्र क्या होता है? H2O। और पानी का भी सूत्र क्या होता है? H2O। बात समझ में आ रही है? इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कौन सा परिवर्तन, रासायनिक की भौतिक? भौतिक, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन में भी अवस्था का परिवर्तन हो सकता है, जरूरी नहीं है मत लेकिन कि हो ही जाए, लेकिन हो भी सकता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कि अंदर का सूत्र ही क्या हो जाए? बदल जाए। अब जैसे कि दिखाते हैं रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल। मान लो कि हम हाइड्रोजन गैस लिए और ऑक्सीजन गैस लिए और आपस में मिला के क्या बना दिए? H2O बना दिए। अब ये गैस था, ये पानी बना। हो सकता है कि भाप बन गया हो तो अभी भी गैस रह जाए, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन सूत्र बदल गया ना, अणु बदल गए ना, कि नहीं बदल गए? तो जब अणु बदल गए तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग कैसा रिएक्शन बोलेंगे? ये अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया के लिए मतलब ये होता है कि रासायनिक अभिक्रिया जब भी हो रही होगी तो एकदम अंदर में जाके अणु आपस में, मतलब कि परमाणु नष्ट नहीं होंगे, परमाणु आपस में इधर से उधर हो जाएंगे, नया मिल टूट टूट टाट के नया अणु बना देंगे। पहले जो भी परमाणु हैं वो अलग अलग अपना अणु थे, और अभिक्रिया के बाद कुछ परमाणु उसमें का परमाणु उसमें चला गया, उसमें का उसमें चला गया और नया अणु ही बना दिया। वैसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। जबकि ऊपर जो हमने देखा था उसमें क्या था, कुछ वैसा हुआ था क्या? नहीं। तो मेन अंतर समझ में आया ना, कि रासायनिक अभिक्रिया हम लोग किस चीज को बोलेंगे, कैसी अभिक्रिया को? तो हम लोग यहां से देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं है। समझ में आया ना? अब रासायनिक अभिक्रिया में तुम लोग को पता होगा वो सब चीज जनरली तो, कि इधर इनको क्या बोला जाता है, इनका क्या नाम होता है? अभिकारक। जो अभिक्रिया करते हैं और जो बनता है उनका क्या नाम होता है? प्रतिफल या उत्पाद, है ना? ये सब तुम लोग को पता है, तो ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये सब तुम लोग को क्लियरली पता होगा। हम लोग उस चीज को देखेंगे जो हम लोगों को समझना है। और इसको बोला जाता है, जो समीकरण का एलएचएस रहता है, ये सब एलएचएस में रहते हैं और ये आरएचएस में रहते हैं। दायां साइड रहते हैं, एक बायां साइड रहता है सामान्य तौर पे। अभिक्रिया का तीर यही बताता है कि ये पहले था और ये बाद में आएगा, है ना? ये खत्म होगा और ये बनेगा, ये नष्ट होगा, ये नया बनेगा, है ना? मतलब बोलेंगे कि ये मर गया, ये नया जन्म ले लिया, ऐसा है कि नहीं? इस प्रकार से ये रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे। तो हम लोग को ये चीज समझ में आ गया कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है। आपस में प्लस का साइन रहता है
और रासायनिक अभिक्रिया भौतिक अभिक्रिया से कैसे अलग है। ठीक है, ये चीज हम लोग को समझ में आ गई। बोलो क्या चीज। नहीं, प्रकार नहीं, अभी तो मैंने जस्ट बताया कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे। ठीक है ना। अभिक्रिया का मतलब क्या है, आमतौर पे बताओ, अभिक्रिया का मतलब क्या होता है। बदलाव। अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ, बदलाव। कि दो तीन चीज पहले से था, आपस में अभिक्रिया किया, इंग्लिश में उसको बोलते हैं रिएक्शन किया, और कुछ नया चीज बन गया। नया चीज बनने का मतलब क्या हुआ कि पुराना चीज था, कुछ अलग चीज था अपने पास, जो उत्पाद था, आपस में रिएक्शन किया और अलग चीज कुछ बन गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो बस मैं अभिक्रिया का यहाँ पे मतलब बताया, और मैंने ये बतलाया कि किस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे, किस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया नहीं बोलेंगे। अब जैसे कि मान लो कि अपने पास एक कागज है, कागज का एक टुकड़ा है अपने पास, एग्जाम्पल के लिए मैंने इस कागज को तोड़ा, दो भाग में तोड़ दिया, अभिक्रिया तो हुआ ना कुछ ना कुछ। अब लेकिन बताओ, क्या ये रासायनिक अभिक्रिया है कि भौतिक अभिक्रिया है। क्यों। नहीं नहीं, वापिस नहीं आ पाएगा, इसके बेसिस पे इसको नहीं बोलेंगे, ठीक है, कि सिर्फ वापिस नहीं आ पाएगा। एक ही पदार्थ है, पदार्थ का तो कोई गुण बदला ही नहीं, है ना। रासायनिक अभिक्रिया का एक ही न आना वो मेन चीज नहीं होता है, सबसे मेन चीज क्या होता है कि उसका अंदर का गुण बदल जाना चाहिए, अणु बदल जाने चाहिए कहा जाए तो, है ना। एक अणु से दूसरा अणु, अभी भी ये सब का क्या है, ये कुछ कागज का कुछ सूत्र होगा, वही सूत्र इसका, कि इसका भी वही सूत्र, इसका भी, क्या ही चेंज हो गया, कुछ भी नहीं। रासायनिक अभिक्रिया में ये जरूर होता है, क्या होता है कि वो वापस नहीं जा सकता है। तो ये भी है, वापस नहीं जा सकता है, लेकिन ये रासायनिक अभिक्रिया थोड़ी है ना। बात समझ में आए ना। ठीक है। अब जैसे कि, अब देखो तुम लोग को क्या करना है इस चीज को देखने के लिए, रासायनिक अभिक्रिया जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग के पास बहुत सारे रसायन आएंगे, क्या आएंगे, रसायन। कुछ रसायन तो हम लोग नाम सुने रहते हैं, चाहे पता रहता भी है कभी कभी, लेकिन बहुत सारा ऐसा आएगा जिसके बारे में पहले से बिल्कुल भी हम लोग सुने नहीं होंगे, और नाम खूब आएगा। तो हम लोग को क्या करना है उसको जानने के लिए, उसको जानने के लिए क्या करना है, जब भी क्लास खत्म हो जाएगा, यूट्यूब पे जाना है और उन अभिक्रियाओं को देखना है, कोई ना कोई जिसके पास ये सारे सामान रहते हैं, उस अभिक्रिया का वास्तव में क्या करके रखे रहता है लोग, वीडियो बना के रखे रहता है लोग, है ना। तो उस वीडियो को जा करके देखना है कि हाँ ये रिएक्शन कैसे हो रहा है। अब जैसे कि एक सिंपल सा अभिक्रिया बताते हैं, जैसे कि तुम लोग एक अभिक्रिया का बात करो, हम लोग का कोई जब चीज होता है जलता कैसे है, जलने की अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है, रासायनिक की भौतिक। रासायनिक अभिक्रिया है। जो जलने की अभिक्रिया है वो कैसी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो जब ये रासायनिक अभिक्रिया है, जलने की अभिक्रिया, तो उस चीज को ध्यान से देखते हैं कि चीजें कैसे जलती हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या हम लोग लेते हैं, बताओ जलने के लिए क्या क्या चीज चाहिए। एक तीन चीज चाहिए होता है मेनली, तो क्या क्या, ऑक्सीजन चाहिए, ज्वलनशील पदार्थ चाहिए, जैसे कि मान लेते हैं कि वुड हो गया, लकड़ी, है ना। और हाँ, मतलब एक ऐसा तापमान भी चाहिए जो जलने के लिए पहुंचा सके वहां तक, गर्मी हीट वगैरह थोड़ा सा, है ना, नहीं तो नहीं जलेगा। तो मेन चीज है, देखो यहाँ पे कि अब ये अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया को भी हम लोग लिख सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। जलने के लिए हम लोग यहाँ पे एक चीज जलाने वाले हैं, वो है मैग्नीशियम। क्या होता है, मैग्नीशियम। ठीक है। मैग्नीशियम को हम लोग क्या कर सकते हैं कि मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन के साथ में आता है, संपर्क में आता है, तो आसानी से क्या होना शुरू कर देता है वो, जलना। और जल के क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
एमजीओ क्यों लिखे हैं पता चल रहा है ना? क्यों लिखे हैं एमजीओ? अभी क्रिया करके तो हुआ ही है, लेकिन इसमें बॉन्ड देखो, एमजी और ओ। एमजी क्या चाहता है? एमजी क्या चाहता है? इलेक्ट्रॉन लेना कि छोड़ना? दो छोड़ता है तो इस पे 2+ रहता है ना। और आमतौर पे एक ऑक्सीजन का परमाणु क्या चाहता है? 2- करना। इसीलिए आपस में मिलके क्या बना लिए हैं? एमजीओ। ठीक है। तो ये अपना हो गया यहाँ पे रिएक्शन, कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के संपर्क में जब आया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। ऐसे ही क्या होता है कि कार्बन जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो क्या बनाता है? कार्बन डाई ऑक्साइड। अगर कार्बन जला देंगे, लकड़ी जो होता है, जो लकड़ी हम लोग घर पे जलाते हैं कभी खाना बनाने के लिए, लकड़ी क्या चीज से मिलकर बना होता है मेनली? लकड़ी कौन सा तत्व है उसके अंदर में बताओ? लकड़ी में कौन सा तत्व होता है? कार्बन, कार्बन। ठीक है। जितना भी फल फूल या जो भी चीज रहता है ना, मेनली उसमें ऑक्सीजन वगैरह तो रहता ही है, और साथ में क्या रहता है मेनली? कार्बन। कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा शरीर में भी बहुत सारी जो चीजें हैं वो किस चीज से बनी हुई है? कार्बन से। ठीक है। कार्बन होता है पूरा, लकड़ी जो है ना कार्बन। उसी को जब ये कर देते हैं तो कोयला, कोयला भी क्या चीज है? कार्बन, सी। यही होता है। उसका संकेत क्या है? सी। तुम लोग को लग रहा है कि कार्बन जो है, इस चीज को पूरा ध्यान से देखना है, जो भी तत्वों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, कोशिश करना है जानने का कि हम लोग अगल बगल जो भी चीजें हैं उसमें कौन कौन से तत्व मौजूद हैं। ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना? और जैसे कि पानी हो गया, हमको पता चल गया कि पानी में कौन कौन से तत्व मौजूद है, बताओ? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो वैसे ही जो लकड़ी है, लकड़ी में मेनली कौन सा तत्व है? कार्बन। सिर्फ कार्बन नहीं है, कार्बन के अलावा और भी चीजें हैं, लेकिन मेनली क्या है? कार्बन। ठीक है ना? उसको जलाते हैं लोग ऑक्सीजन के साथ तो जलता है, तो हम लोग को गर्मी देता है। उसी से खाना बना लेते हैं लोग। उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जल जल के साथ में। ऐसे ही मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन क्या करता है, कोई भी ज्वलनशील पदार्थ होता है उसके साथ में उसको जलने में मदद करता है। बिना ऑक्सीजन के कोई चीज जल सकता नहीं है। है ना? तो ये मैग्नीशियम है, ये कार्बन है। तो कार्बन का जलना तो हम लोग हमेशा देख रहे हैं। घर में जब भी हम लोग खाना बना रहे हैं, यहाँ तक कि गैस में भी, जो गैस हम लोग भर के लाते हैं, जो गैस खरीद के लाते हैं, गैस के अंदर में क्या भरा रहता है? कार्बन ही रहता है। ठीक है ना? कार्बन के ही समुद्र में से निकाला जाता है गैस वगैरह, उसको ये करके बना के रखा जाता है, उसमें भी कार्बन के यौगिक रहते हैं। समझ में आ रही है बात ना? उसी को हम लोग बाहर में जब एक बार जला देते हैं तो वही कार्बन निकल के आता है, ऑक्सीजन के साथ जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। बात क्लियर है क्या ये? तो ये ऐसी इस प्रकार से अभिक्रियाएं होती रहती हैं, और हमको बहुत कोशिश करना है, जो भी अभिक्रियाएं हैं, जो भी सिंपल सिंपल अभिक्रियाएं हैं, जो भी हमारे अगल बगल अभिक्रियाएं हो रही हैं, उनको देखना, जानना, समझना। हमारे लिए अभिक्रियाएं कितनी इंपॉर्टेंट हैं देखो। हम लोग जैसे ही खाना खाते हैं, खाना खाते हैं, कोई भी भोजन को जैसे ही मुंह में रखते हैं तो लार निकल, वो लार क्या करता है बताओ? हाँ, भोजन को पचाता है। तो क्या कर रहा है? एक प्रकार से एंजाइम देता है, मिल के और रासायनिक अभिक्रिया करना शुरू कर देता है। तो मतलब कि जैसे ही हमने खाना को मुंह में रखा, रासायनिक अभिक्रिया शुरू हो गई, फिर वो पेट में जाएगा, फिर वहां भी रासायनिक अभिक्रिया होगी। पूरा शरीर ही रासायनिक अभिक्रिया का बना हुआ है। ठीक है ना? जितना भी मेडिकल का पढ़ाई होता है, उसमें रासायनिक अभिक्रिया के अलावा और कुछ नहीं होता है अधिकतर तौर पे। पिछला क्लास में भी बताए थे ना, जो ड्रग्स होता है, जो मेडिकल्स होते हैं, जो भी दवाई होते हैं, वो सब क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं, रासायनिक रसायंस होते हैं। वही रसायंस आपस में मिलके कुछ कुछ ऐसे ऐसे अणु यौगिक बनाए रहते हैं,
जो डॉक्टरों को पता होता है कि किधर क्या खराब हुआ है तो कौन सा अणु दे देंगे तो ठीक हो जाएगा। उसी चीज को हम लोग धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, जो भी आसान आसान चीजें हैं हमारे अगल बगल की उसको समझ रहे हैं। तो जब भी हम लोग लकड़ी जलाते हैं तो हम लोग क्या जलाते हैं, कार्बन। जब भी हम लोग पानी पीते हैं तो कौन सा तत्व पी रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आम आदमी को लगेगा कि हम लोग पानी पी रहे हैं, हम लोग तो पढ़ लिए हैं ना, हम लोग को पता चलेगा कि नहीं नहीं हम लोग तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिल के यौगिक बना उसको पी रहे हैं, है कि नहीं। तो इस चीज को बहुत ध्यान रखना है, भूल नहीं जाना है कि ये तो सिर्फ किताबी बातें हैं, पता नहीं हमसे इसका क्या मतलब है, नहीं नहीं। हर क्षण क्षण पे हमें मतलब है और हमें उस चीज को देखना है, जानना है, सीखना है। तो ये हो गया एमजीओ। तो एमजीओ और कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को देखना है, ये छोटे छोटा मैंने एग्जाम्पल लिखा है कि कार्बन से कैसे ये बन गया, ये कैसे बन गया। हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन भी बन जाता है, आपस में दो वो ऑक्सीजन, आपस में दो ऑक्सीजन मिलके O2 बना देते हैं ना, ऑक्सीजन गैस। नाइट्रोजन आपस में मिलकर नाइट्रोजन गैस। मैंने यहाँ पे तीन अभिक्रिया लिखा है ना। इसमें से तुम लोग ये बताओ कौन सी अभिक्रिया संतुलित है तीनों में से। थर्ड वाला ना, CO2। एक्सप्लेन करना है पहला कौन क्यों संतुलित नहीं है, हैंड रेज। हाँ बताओ पल्लवी। हाँ एक ऑक्सीजन तो मैंने लिखा नहीं है। दूसरा के लिए तुम बताना साक्षी। हम्म। हाँ तो मतलब कि ये पहला भी संतुलित है और दूसरा भी संतुलित है ना। सिर्फ ऊपर जो है वो संतुलित नहीं है, और उसको संतुलित करेंगे कैसे। हाँ कर देंगे ना, ये हो जाएगा ना। अब दोनों संतुलित हो गया ये। मतलब क्या हुआ कि दुनिया में कोई चीज तो नष्ट होता ही नहीं है, नष्ट होने का तो कोई उपाय ही नहीं है ना। जो लोग बोलता है ये नष्ट हो गया, ये खत्म हो गया, ये मर गया, कैसे। देखो ये तो संतुलित है। और हर अभिक्रिया क्या होती है, संतुलित होती है। तो कोई चीज नष्ट हो सकता है क्या, नष्ट तो हो ही नहीं सकता है। सिर्फ क्या होता है, अभिक्रियाएं होती हैं और अभिक्रिया होने पे क्या होता है, एक चीज बदल के दूसरा चीज बन जाता है ना। नष्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता है, नष्ट होने का तो कोई उपाय ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि ये अलग रूप में था अब ये अलग रूप में आ गया, आ गया ना। और हमने अभिक्रिया को संतुलित कर दिया कि ये संतुलित है। और अभिक्रिया कैसे संतुलित करते हैं ये हम लोग को मालूम चल ही गया कि अभिक्रिया ऐसे संतुलित रहती है। तो ये हमने छोटा सा लिया जिसमें हमने संतुलित कर दिया, क्योंकि ये सीधे सीधे हम लोगों को दिख रहा था कि इस चीज को ऐसे संतुलित करना है। और संतुलित करने का तरीका क्या होता है, हीट एंड ट्रायल। हीट एंड ट्रायल करके ही हम लोग क्या करते हैं, चीजों को संतुलित करते हैं, है ना। ठीक है। तो अब इस चीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। मैग्नीशियम का अभिक्रिया देखना लोग यूट्यूब पे पता चलेगा। मैग्नीशियम का एक रिबन रहता है, उसको पकड़ के और जब आग पे जलाया जाता है ना, तो हवा में जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन की मदद से वो खुद जलता है। और बहुत मतलब कि ऐसा प्रकाश लाइट चमकदार जैसे करता है, जैसे कि कोई मतलब कि हम लोग नहीं दिवाली वगैरह में जलाते हैं वैसे। ठीक है। तो मैग्नीशियम सोडियम, इन लोग जो होते हैं मैग्नीशियम सोडियम, ये इतने रिएक्टिव होते हैं कि इन लोगों को किस चीज में मतलब कि इन लोगों को मतलब कि बचा के रखना पड़ता है। बात समझ में आ रही है ना। इन लोगों को कोई द्रव्य में डाल के रखा जाता है ताकि ये रिएक्शन ना कर ले। अगर उनको बाहर में आमतौर पे खुला रख देंगे तो क्या कर लेते हैं वे, हवा में, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से। अब मान लो कि ये मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम को खुला हवा में रख देंगे तो ये क्या करेगा,
ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा, है ना। तो इसको बहुत अच्छे से रखना पड़ता है ताकि ये रिएक्शन ना करे। अब जैसे कि हम लोग का मान लो कि एक सिंपल सा लोहा ही होता है, हम लोग का कल होता है या कोई भी चीज है, सब लोहा का सामान रहता है ना, बाल्टी वगैरह। वो क्या करता है, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जंग बना देता है ना। वो रासायनिक अभिक्रिया चल रही है। हाँ, सिर्फ पानी ही नहीं, पानी में भी उपस्थित ऑक्सीजन, चाहे बाहर हवा में उपस्थित ऑक्सीजन, तो पानी ऑक्सीजन सबके साथ वो मिलकर कर लेता है रिएक्शन, वाटर और ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो ये हो जाता है, वो जंग लगा देता है। फिर हम लोग को उस पे ऐसा चीज लगाना पड़ता है ताकि वो हवा में से उपस्थित चीजों में जंग ये न लगे। यहाँ तक कि जो सोना चांदी ये सब होता है, ये सब भी धीरे धीरे हवा में उपस्थित चीजों से जंग लग के काला 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 हो जाता है ना। कार्बन से रिएक्शन करके उस पे काला काला हो जाएगा। तो ये सब चीजें जो होती है ना, आपस में रिएक्शन चलते ही रहता है। बहुत मुश्किल होता है उनके रिएक्शन को बताना। वही हम लोग को जो स्टील का बर्तन होता है, वो जल्दी रिएक्शन नहीं करता, उसको इस प्रकार से फिर उसको रसायन करके बनाया जाता है ताकि वो आसानी से रिएक्ट न करे, ठीक है ना। नहीं तो चीजें रिएक्ट करती ही रहती हैं सीधे सीधे, देखा जाए तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक रिएक्शन लेते हैं और उसको हम लोग संतुलित करने की कोशिश करेंगे लोग। तो रिएक्शन जो संतुलित करना है उसमें अपने पास दिया गया है कि अपने पास जिंक है, और जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे। जिंक का क्या होता है सूत्र, Zn। और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4, ठीक है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल बहुत खतरनाक होता है। अगर हम लोग इसका विलयन को तनु नहीं करेंगे ना, तो अगर सांद्र जो अम्ल होते हैं ना, बहुत खतरनाक होते हैं, ध्यान देना है। अगला चैप्टर पढ़ लिए लोग, नेक्स्ट चैप्टर। हाँ, तो अम्ल क्षार और जो लवण होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा कौन खतरनाक होते हैं, अम्ल, ठीक है ना। इसका अगर मात्रा को अगर सही से उपयोग किया जाए तब तो ठीक है। भाई कोई चीज अपने आप में खतरनाक नहीं होता है, खतरनाक तब हो जाता है जब उसका हम लोग दुरुपयोग करते हैं या गलती उसका प्रयोग करते हैं, तो ठीक है ना। तो H2SO4 जो होता है वो अम्ल होता है बहुत, मतलब कि अगर इसका एक तनु होता है, और तनु का उल्टा क्या होता है, सांद्र। क्या होता है, सांद्र। इंग्लिश में इसको डाइल्यूटेड बोलते हैं, और इसको बोला जाता है कंसंट्रेटेड। तो अगर कंसंट्रेटेड यानी कि अगर बहुत ज्यादा सांद्र कोई अम्ल है तो बहुत खतरनाक हो सकता है। कभी कभी सुनते हो लोग कि जो क्राइम करता है लोग, तो किसी के चेहरा पे या शरीर पे क्या फेंक देता है लोग, एसिड अटैक, है ना। पूरा चेहरा जल जाता है, ये हो जाता है। पहले तो जलेगा, इतना दर्द करेगा, हो सकता है कि जो चेहरे पे जो त्वचा है उसको पूरा उखाड़ के ये कर दे। मतलब वो उसका जीवन भर उसका ठीक होने का कोई उपाय फिर नहीं बचता है। तो बहुत ये होता है, जो है अम्ल होता है। और वही जो क्षार होता है वो काफी मतलब ठीक होता है। एग्जाम्पल के लिए जो क्षार कहाँ पे होता है, जो साबुन होता है, साबुन एक प्रकार से क्या होता है, क्षार चीज है, ठीक है ना। तो उसका तो हम लोग प्रयोग करते ही करते रहते हैं। और अम्ल ऐसा नहीं कि अम्ल खराब है, पेट में अम्ल रहता है तो क्या वो पेट को जला देता है क्या, नहीं, खाने को पचाने में मदद करता है। तो ये बिल्कुल सीधे नहीं दिमाग पे ले लेना है कि भाई ये खराब है तो मैं तो अब इससे नफरत करूंगी, नहीं। चीजें अपने आप में खराब नहीं होती है, उसका यूज कैसे कर रहे हैं वो मैटर करता है कि आदमी कौन है, यूज कैसे कर रहा है। तो जिंक है और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन किया, तो जैसे ही सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो जिंक सल्फेट बनाता है। सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, सल्फेट का SO4। और इसका इसका क्या होता है, ऊपर में 2 - 2 प्लस क्या होता है, 3 - 3 प्लस। आए थे ना जो लिस्ट भेजे थे, दो चीज मैंने बताया था, एक SO4 था और एक SO3 था, और दोनों पे 2 माइनस था। ऊपर वाले का नाम क्या था, सल्फेट, और नीचे वाला का नाम क्या था, सल्फाइड। क्या था,
सल्फाइड। याद रखना है ये सब चीजों को, उसमें जितना मैंने लिस्ट भेजा था। ऊपर वाला सल्फेट है और नीचे वाला क्या है, सल्फाइड। तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसमें ये हाइड्रोजन और ये जो है ना सल्फेट है, हाइड्रोजन सल्फेट की तरह से है। तो अब जब रिएक्शन होता है तो जिंक सल्फेट बनता है। क्या बनता है, जिंक सल्फेट। ये बताए थे तुम लोगों को कि जिंक का क्या होता है, जिंक क्या करना चाहता है। जैसे कि मैग्नीशियम क्या करना चाहता था, दो इलेक्ट्रॉन देना चाहता था, तो इसलिए Mg2+ बनता था। तो जिंक भी क्या चाहता है, दो इलेक्ट्रॉन देना। उसमें जाके देखना वो लिस्ट में कि जिंक को लिखा गया होगा, जो भी इंपॉर्टेंट है उसमें लिखा गया है, उतना याद रखना ही रखना है। तो जिंक में 2+ होगा, उसमें देख लेना जो मैं बता रहा हूँ लिस्ट में, 10-12 वो है, उसको याद रखना है। तो 2+ है, यानी कि जिंक देना चाहता है और सल्फेट दो को क्या करना चाहता है, लेना चाहता है। तो इन लोगों का काम तो हो गया ना दोस्ती बनाने के लिए। तो यही होगा। ये जब चीज पता रहेगा ना, तुम लोग को रिएक्शन देखने में करने में आसानी रहेगी। पता रहना चाहिए कौन किसके साथ रहना चाहता है, तभी तो पता चलेगा ना कि क्या बनेगा अभिक्रिया करके। नहीं तो कैसे पता चलेगा, नहीं तो A to Z चीज रखना पड़ेगा। हम लोग का कोशिश क्या है कि कम से कम रखना पड़े और अधिक से अधिक समझना पड़े। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसी को रट लेंगे ना, कि ऊपर ऊपर रटेंगे। जो इंपॉर्टेंट है उसको रट लेंगे। जब इंपॉर्टेंट के रट लेंगे तो बाकी चीजें अपने आप क्या हो जाएगी, याद हो जाएगा। चाहे खुद बना लेंगे बिना रटे, है कि नहीं। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ना, सल्फेट सल्फाइड की, जिंक जिंक 2+ में रहना चाहता है, मैग्नीशियम मैग्नीशियम 2+ में रहना चाहता है, सोडियम सोडियम प्लस में रहना चाहता है, क्लोरीन क्लोरीन माइनस में रहना चाहता है। मैंने ऐसे ही नहीं बताया था वो सब, इसीलिए बताया था ताकि तुम लोगों को अभिक्रिया देखने में समझने में आसानी रहे, है ना। तुम लोग कोचिंग में पढ़ी होगी, तुम लोग को लग रहा है क्यों ये किसके साथ आ गया, ऐसे ही नहीं आया है साथ। भाई जिंक है उसको दो देना है, और सल्फेट है उसको दो चाहिए, है ना। तो वही काम होगा। मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ये जिंक हो गया और किसके साथ रिएक्शन कर रहा था ये, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तो इसने बना दिया क्या, जिंक सल्फेट, है ना। अब इसमें बचा हुआ क्या है, बचा हुआ क्या है इसमें, H2। अब वो अपना अलग है, हम लोग को तो पता ही है कि H2 तो एक हाइड्रोजन गैस भी होता है। सबका सूत्र याद रखना है, बेसिक बेसिक, कि H2 होता है, O2 होता है, N2 होता है ना, CO2 होता है। ये सब याद रखना है, सब बेसिक बेसिक चीजें हैं। तो जिंक जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन किया तो जिंक सल्फेट बनाया और H2 बना लिया। बातें समझ में आई। तो अब ये बताओ कि इसमें क्या ये संतुलित है कि असंतुलित है, संतुलित है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ये संतुलित है तो ऐसे आगे देखा जाएगा, इसमें विस्थापन हुआ है उसको आगे देखेंगे लोग कि ये क्यों हुआ है कैसे हुआ है। ठीक है, वो अभी अगला क्लास में देखा जाएगा उस चीज को। तो ये बात समझ में आ गया ना कि कैसे रिएक्शन हो रहा है, कौन किसके साथ कर रहा है। तो उस चीज को ना फिर से याद रखना है हम लोगों को, ठीक है। इसको जब भी हम लोग चेक करते हैं कि संतुलित है कि नहीं, तो हम लोग चेक करते हैं कि पहले इधर कौन कौन सा तत्व है, ये याद रखना है। कुछ भी खत्म नहीं हो सकता है, कुछ भी मर नहीं सकता है। इधर में जिंक था, हाइड्रोजन था, सल्फर था, ऑक्सीजन था, यही चार तत्व थे ना। तो इधर भी वो चार रहेंगे ही रहेंगे। कोई गायब हो जाएगा क्या, गायब होने का कोई उपाय है क्या, नहीं। गायब तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो जितना इधर है उतना उधर भी रहना ही चाहिए। और जय जय वो है तय तय वो रहना चाहिए, ये भी नहीं कि सिर्फ रहना चाहिए कि जिंक इधर, जैसे कि ऑक्सीजन इधर चार गो था, इधर बोलेंगे कि चलो भाई तीन ही रखते हैं, काम हो जाएगा क्या। नहीं भाई, एक ऑक्सीजन कहाँ गया, कहाँ गया एक ऑक्सीजन, कहीं नहीं जाएगा, उसको इधर ही रहना है। तो उसको भी कितना होना पड़ेगा, चार। सल्फर एक था तो ये सल्फर एक, हाइड्रोजन इधर दो तो हाइड्रोजन दो, जिंक एक तो जिंक एक। तो अगर ये दोनों तरफ ये मैच हो गया अभिकारक में और उत्पाद में, तो ये कैसी अभिक्रिया है, संतुलित
है ना। तो ये संतुलित अभिक्रिया हो गया, हम लोग को समझ में आ गया। तो इसी चीज को अब हम लोग आगे कल कंटिन्यू करेंगे लोग, उसमें और इससे अच्छी अच्छी अभिक्रियाएं देखेंगे। ठीक है ना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स अभिक्रियाएं भी देखेंगे। फिर अभिक्रियाओं का प्रकार देखेंगे कि कैसे अभिक्रिया क्यों हो रहा है, ये क्यों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ा था इनको रिएक्शन करने का। ये चीज को हम लोग ध्यान से समझेंगे लोग कल। ठीक है ना। ये आपस में रिएक्शन क्यों कर रहे हैं, यहाँ तक कोई डाउट तो बताओ। समझ में आ रही है ना चीजें। ठीक है, तो कल इसको देखा जाएगा फिर आगे। इसको याद कर लेना लोग दोबारा से, ठीक है ना, उसको कॉपी पे लिख के एकदम फ्रंट में रख लो, जो मैं वो लिस्ट भेजा था। जिंक का, सल्फेट का, सल्फाइड का, मैग्नीशियम का, सोडियम का, टेबल के साथ और इसको के साथ में वो 10-20 को है, उसको याद कर लेना है। ठीक है ना। ठीक है, फिर जा सकती हो लोग। ठीक है, खुश रहो। ठीक है। ठीक है फिर।